हमको क्वेश्चन दिया है y1 इक्वल टू वन माइनस एक्स वन, वाई टू इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई थ्री इक्वल टू एक्स वन वन माइनस एक्स थ्री, वाई फोर इक्वल टू एक्स टू एक्स थ्री वन माइनस एक्स फोर। ऐसे ये इस टर्म आगे बढ़ रही है। y5 y6 y7 y8 कहीं मिलेगा, y9 आपको मिलेगा कहीं पे, और ऐसे yn आपको मिलेगा x1 x2 x3 x माइनस वन तक इंटू वन माइनस एक्स वन। देखो यार आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे y1 है तो वन माइनस एक्स वन है, यहाँ y2 है तो ब्रैकेट के बाहर में x1 है, y3 है तो ब्रैकेट के बाहर में x1 x2, कहने का मतलब यहाँ पे 3 है तो ब्रैकेट के बाहर 2 तक गया है, यहाँ पे 4 है तो ब्रैकेट के बाहर 3 तक गया है, तो यहाँ पे n है तो ब्रैकेट के बाहर n माइनस वन तक जाएगा, एक कम तक, फिर क्या वन माइनस एक्स n। ठीक है, जाकर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, 4 है तो 4, 2 है तो 2, n है तो n। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ये जो जैकोबियन लिखा हुआ है ये कितने के बराबर होगा, ये आपका डेल y1 y2 y3 डॉट डॉट yn अपान डेल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के x3 डॉट xn के बराबर होगा। ठीक है, जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 डॉट डॉट yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर तो हमको क्या मिलेगा, एक n क्रॉस n का डिटरमिनेंट मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को रख लेते हैं। ठीक है, हमको पहले क्या मिलेगा, डेल y1 अपन डेल x1 डेल y1 अपन डेल x2, फिर क्या ऐसे ही डेल y1 अपन डेल x3 डॉट आगे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में क्या मिलेगा कहीं पे डेल y1 अपन डेल xn मिलेगा, फिर क्या डेल y2 अपन डेल x1 डेल y2 अपन डेल x2 डेल y3 अपन डेल x3, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, एक मिलेगा डेल y2 अपन डेल xn। ठीक है, ऐसे ही नीचे y3 के बारे में बात करेंगे, y4 y5 y6, लास्ट में अगर हम बात करें डायरेक्टली yn के बारे में तो पहले क्या करोगे, डेल yn अपन डेल x1 डेल yn अपन डेल x2, फिर क्या डेल yn अपन डेल x3, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, डेल yn अपन डेल xn का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये n क्रॉस n का डिटरमिनेंट है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए, और इस तरह के क्वेश्चन में जब हमको क्या क्वेश्चन आपका इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर दिया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर एक थ्योरम है उसको हमने अलग से बड़ा बता रखा है, हम क्या करते हैं वो वाला क्लिप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं जैकोबियन के एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं, बीच में ये क्लिप क्यों डाला, क्योंकि हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दोनों में उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन से बात करते हैं। जैसे देखो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y1 इज इक्वल टू समथिंग, y2 इक्वल टू y3 y4 का वैल्यू दिया, चलो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमको y1 दिया हुआ है cos x1, y2 दिया हुआ है sin x1 cos x2। ठीक है, y3 दिया हुआ है हमको sin x1 sin x2 sin और ना cos x3, और y4 भी मान लेते हैं ऐसे ही, हम क्या मिलेगा वो sin x1 sin x2 sin x3 cos x4, और ऐसे ये टर्म आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करें yn के बारे में तो वो भी क्या होगा, स्टार्ट होगा sin x1 से, फिर sin x2 तक जाएगा, sin x3 sin x4 sin x5 कहाँ तक जाएगा, जहाँ भी टर्म है उससे कम तक, करने का मतलब ये sin x n माइनस वन तक जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमको cos x n मिलेगा, ऐसे ये टर्म आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन और इस तरह के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और क्वेश्चन का पूछ रहा है फाइंड जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 डॉट डॉट yn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इन सभी को u1 u2 लिख लेते हैं, क्योंकि देखो जो हमने थ्योरम बुक में लिखा था ना उसने u1 u2 यूज किया था, ये क्वेश्चन में y1 y2 y3 यूज किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वही यूज कर लेते हैं क्योंकि थ्योरम से मैच करेगा तो थोड़ा फील मिलेगा। ठीक है, u4 कर लो और इसको un कर लो। ठीक है, ये जैकोबियन का सिंबल है। तो देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, इस वैल्यू के बारे में, इसको भी u1 u2 u कर लो, u1 u2 u3 डॉट un कर लो। ठीक है, तो वो पूछ क्या रहा है,
जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn करने का मतलब इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं, डेल ऑफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un अपान डेल x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। और ये वैल्यू किसके बराबर लिखा जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, u1 को उठाएंगे, x1 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे हम डेल u1 अपान डेल x2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर डेल u1 अपान डेल x3 का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्या कर देंगे, आगे के सभी टर्म निकालेंगे, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, इसको चलो हम फिर से लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट में हमको मिलेगा कहीं पे डेल u1 अपान डेल xn, फिर क्या करेंगे, दूसरे को उठाएंगे, डेल u2 अपान डेल x1, फिर क्या u2 अपान डेल x2, डेल u2 अपान डेल x3, ऐसे ही डेल u2 अपान डेल x4, आगे बढ़ते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे, डेल u2 अपान डेल xn। ऐसे ही 3 में करोगे, 4 में करोगे, 5 में करोगे, और लास्ट में भी देखो यही होने वाला है, डेल un अपान डेल xn। जब ये लास्ट वाला क्वांटिटी उठाएंगे उसको पहले x1 से डिवाइड करेंगे, फिर x2 से, फिर x3 से, आगे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, xn से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो बड़ा सा डिटर्मिनेंट बन रहा है इसी के वैल्यू को फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट n क्रॉस n का चलो मान लेते हैं कि हाँ n क्रॉस n का ही होगा, क्योंकि हमारे पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है, तो आसानी से सॉल्व तो होगा नहीं। अगर 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का होता, मैक्स टू मैक्स 4 क्रॉस 4 का भी होता तो आराम से कर सकते हो, कुछ हद तक 4 क्रॉस 4 का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कुछ हद तक तो कर ही सकते हो। लेकिन ये n क्रॉस n का है और सभी वेरिएबल के टर्म में बात चल रही है, तो इसको और डिफिकल्ट हो गया निकालना। तो क्या करते हैं, जो बुक में थ्योरम दिया हुआ है उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो थोड़े से क्वेश्चन के साथ बात करते हैं कि ये थ्योरम आया कहाँ से, थोड़ा बहुत फील मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको u1 कितना दिया था, cos x1। हम पहले क्या करते हैं, डेल u1 अपान डेल x1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा, cos का माइनस का साइन x1 मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी मिलने वाली है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल u1 अपान डेल x2। तो डेल u1 अपान डेल x2 का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे x1 की क्वांटिटी है, तो ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यहाँ पे 0, x3 के रिस्पेक्ट में करोगे u1 को, वो भी 0, xn के रिस्पेक्ट में करोगे वो भी 0। करने का मतलब पहले रो के अंदर एक टर्म को छोड़ के, शुरुआत का एक टर्म को छोड़ के आगे वाले सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जब हमारे पास क्वेश्चन क्या इस तरह से दिया है, ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चन जो था u1 u2 u3 वो क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया था, तब जब आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जाओगे तो पहले रो के अंदर पहला पार्ट को छोड़ के बाकी सभी 0 होने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या दिया हुआ है साथ में पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन u1 u2 u3 डॉट डॉट un है, जैसे हमने लिखा हुआ है u1 u2 u3 डॉट डॉट un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल किस तरह से दिया हुआ है, u1 इक्वल टू f1 x1, u1 इक्वल टू cos x1, u2 इक्वल टू हमको क्या दिया था, u2 इक्वल टू साइन x1 cos x2। देखो कुछ इसी तरह से मैच कर रहा है, u2 इक्वल टू f2 ऑफ x1 x2, दो चीज प्रोडक्ट में है। और फिर क्या हमारे पास जो u3 दिया था वो क्या दिया था, साइन x1 साइन x2 cos x3 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u3 किस तरह से दिया हुआ है, तीन चीज प्रोडक्ट में ऐसा दिया हुआ है। तो देखो जब हमारे पास इस तरह से वैल्यू मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली इनको जैकोबियन के फॉर्म में लिखना चाहे तो पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसको डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह को इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भूल जाओ, हम क्वेश्चन के टर्म में बात कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास फंक्शन u1 u2 u3 डॉट डॉट un दिए हो और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरह से दिए हुए हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया सेकेंड टर्म के बारे में। फिर क्या करोगे, ना ये तो पहले भी बात की ना। अब बात करते हैं u2 के बारे में। तो u2 क्या था हमारे पास, साइन x1 cos x2 था, ठीक है। क्या करो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो, तो x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो अपान डेल x1, ठीक है। x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला चीज होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो क्या मिलेगा, cos x1 cos x2। करने का मतलब यहाँ पे हमको कोई क्वांटिटी मिलने वाली है। अब क्या करते हैं, ये u2 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos का क्या मिलेगा, माइनस का साइन x2 मिलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो साइन x1 साइन x2 और एक माइनस का साइन बाहर आने वाले हैं, ठीक है। करने का मतलब यहाँ पे भी क्वांटिटी मिलने वाली है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब इसको u3 के रिस्पेक्ट x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना मिलेगा, 0, क्योंकि x3 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये मिल गया 0। अब ऐसे ही x4 के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो u2 को डिफरेंशिएट, वो भी 0। ऐसे ही क्या
डेल यू टू अपन डेल एक्स एन करोगे, कहने का मतलब यू टू के एक्स यू टू को एक्स एन के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये खत्म। अब बात करते हैं यू थ्री के बारे में। तो यू थ्री कितना था, साइन एक्स वन साइन एक्स टू कॉस एक्स थ्री था, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप अगर क्या करोगे, डेल यू थ्री अपन डेल एक्स वन निकालोगे तो साइन का कॉस होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, अगर हम डेल यू थ्री अपान डेल एक्स टू का वैल्यू निकालेंगे तो साइन का कॉस होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। फिर क्या डेल यू थ्री अपान डेल एक्स थ्री का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का माइनस साइन होने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। कहने का मतलब तीसरे रो के अंदर ये तीनों क्वांटिटी बच गई, जीरो नहीं हुई। अगर आप क्या करते हैं, इसके आगे वाला टर्म, इसके आगे वाला टर्म कौन सा होगा, डेल यू थ्री अपान डेल एक्स फोर। अब क्या करो, अपने यू थ्री को साइन एक्स वन साइन एक्स टू, ठीक है, यू थ्री को एक्स फोर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है ही नहीं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है पैटर्न, पहले रो के अंदर आगे का एक टर्म को छोड़ के बाकी सभी जीरो, दूसरे रो के अंदर आगे के दो टर्म को छोड़ के बाकी सभी जीरो, तीसरे के अंदर आगे के तीन टर्म को छोड़ के बाकी जीरो, चौथे टर्म के अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें यू फोर के बारे में तो यू फोर को हमने क्या लिखा था, साइन एक्स वन साइन एक्स टू साइन एक्स थ्री कोस एक्स फोर। अगर हम क्या करेंगे, डेल एक लाइन और देख लो, यू फोर अपान डेल एक्स वन का वैल्यू निकालोगे तो कुछ वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि साइन का कॉस होने वाला है, ये सभी मल्टीप्लाई में। फिर क्या, डेल यू फोर अपान डेल एक्स टू निकालोगे तो ये भी मिलने वाला है, साइन का कॉस होगा, ये सभी मल्टीप्लाई में। डेल यू फोर अपान डेल एक्स थ्री ये भी बचेगा, डेल यू फोर अपान डेल एक्स फोर ये भी बचेगा। डेल एक्स फोर की बात चल रही है ना, यहाँ पे कॉस एक्स फोर है तो कॉस का माइनस साइन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है। अब क्या करेंगे, डेल यू फोर अपान डेल एक्स फाइव के बारे में बात करेंगे तो ये जीरो होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स फाइव है ही नहीं, ठीक है। तो देखो चौथे वाले में, चौथे रो में क्या हुआ, शुरू के चार टर्म बचे, फिर जो जीरो स्टार्ट होना, जीरो होना स्टार्ट हुआ तो लास्ट तक जाएगा। अब ऐसे ही क्या करेगा, अगर हम एन टर्म के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा, सभी टर्म बचे रहेंगे। पहले रो में एक टर्म बच रहा है, दूसरे में दो टर्म, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांचवें में पांच, ऐसे ही यंत्र वाले रो के अंदर सभी टर्म बच जाएंगे, ठीक है। जब क्या करोगे, अब एन टर्म तक निकाल कर देखोगे कॉपी में तो हमको सभी टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। कॉपी में मत लिखा लो, आप ऐसे ही पैटर्न से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। तो देखो आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो कि जितने भी हमारे पास डायगोनल के उधर हैं, डायगोनल के ऊपर है, वो सभी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, और डायगोनल के नीचे वाले क्या हो रहा है, बच जा रहे हैं, और डायगोनल के एलिमेंट्स भी बच रहे हैं। ये हमारे पास देखो, ये क्या है, डायगोनल का एलिमेंट है ना, ये u1 x1 u2 x2 u3 x3 u4 x4, ये सभी क्या डायगोनल के एलिमेंट्स है, u5 x5 un xn, ये सभी क्या डायगोनल के एलिमेंट है, ये भी बच जा रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये जो आपका बड़ा सा डिटरमिनेंट बन रहा है, उसको सिंपली आप सभी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके पा सकते हो। उसका जो भी बड़े से डिटरमिनेंट का वैल्यू है, उसको इन सभी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके पा सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, हमारे बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास डायगोनल को लेके और नीचे वाले बचते हैं और ऊपर वाले खत्म हो जाते हैं, तो इस बड़े से डिटरमिनेंट को सिंपली आप उनके डायगोनल, सभी के डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये जो बड़ा सा जैकोबियन था, जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 टोटल यूनियन, उसको सिंपली आप इतने के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि आगे ऊपर उधर वाले जीरो हो जा रहे हैं और इधर वाले बच रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रूफ तो हमको भी नहीं पता कैसे होगा, जब कभी पीजी हम भी करेंगे, पता नहीं अभी करना तो छोड़ो। तो देखो जब भी अगर हमको आगे समझ में प्रूफ कैसे हो तो आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल तो कितना जानते रहो कि एक थ्योरम बुक में दिया है, उसका प्रूफ नहीं दिया है। बस अगर कोई भी अगर ऐसा इस तरह का डिटरमिनेंट बनता है कि ऊपर वाले जीरो और नीचे वाले बचते हैं, तो क्या करो, सिंपली इतने के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो एक बात जान लो, कई बार कई चीज़ें यहाँ पे आती है, कई बार यहाँ पे आती है। जो यहाँ पे आता है उसको समझना पड़ता है, जो यहाँ पे आता है उसको समझना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करो ये यहाँ पे आया, ठीक है, ये जैसा भी है उसको मान लो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो आपने क्या देखा कि इस बड़े से डिटरमिनेंट को जब क्या, इसको छोड़ के ये सभी जीरो हो रहा है, दूसरे रो में दो चीज़ को छोड़ के सभी जीरो हो रहे हैं, तीसरे रो में तीन चीज़ों को छोड़ के सभी जीरो हो जा रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली हम इसके डायगोनल के एलिमेंट के बराबर लिख सकते हैं। कहने का मतलब डेल y1 अपान डेल x1
डेल y2 अपान डेल x2, डेल y3 अपान डेल x3, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, डेल yn अपान डेल xn के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस क्या करते हैं, यही सभी डायरेक्टली हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सभी हम निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो डेल yn अपान डेल x1 का वैल्यू पहले बात करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा, कहाँ गया, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वन माइनस x1 है, तो x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। फिर क्या, डेल y2 अपान डेल x2 का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 माइनस x1 x2 बनेगा, तो ये वाला आगे वाला जीरो हो जाएगा, और माइनस x1 x2 को डिफरेंशिएट करोगे, ये x2 के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, माइनस का x1। ठीक है, फिर क्या, डेल y3 अपान डेल x3 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ हमारे पास, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो वाले जीरो हो जाने वाले, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का x1 x2 बचने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डेल y4 अपान डेल x4 निकाले तो कितना मिलेगा, डायरेक्टली आप बताओ, माइनस का x1 x2 x3 बचने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, कहीं पे आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लो। हम क्या करते हैं, यंथ टर्म की बात करते हैं, वो डेल yn अपान डेल xn की बात करते हैं। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे सिर्फ -1 आया है। ठीक है, उसको छोड़ो। जब यहाँ पे x2 है तो x1 तक गया है, x3 है तो x2 तक गया है, x4 है तो x3 तक गया है, तो xn है तो कहाँ तक जाएगा, xn-1 तक जाएगा। तो स्टार्ट तो वहीं से होगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6 कहाँ तक जाएगा, xn-1 तक जाएगा। ठीक है, बस क्या करो, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, सिंपली ये -1 इंटू में माइनस x1 इंटू में माइनस का x1 x2, यहाँ से फिर यहाँ से ये चीज़ मिलेगा, x1 x2 x3 मिलेगा, फिर के डॉट 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 आगे बढ़ते रहेंगे, हमको ये लास्ट वाला टर्म माइनस का x1 x2 x3 डॉट डॉट xn-1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो आंसर तो हमको मिल चुका है। ठीक है, नोट कर लो। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, -1 को पहले देखते हैं। तो देखो हमारे पास अगर हम इसको पहला बॉक्स बोले, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, तो ये कौन सा होगा, ये n नंबर वाला बॉक्स होगा। हमें कहते हैं मतलब हमको n अलग अलग बॉक्सेस मिलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, n क्रॉस n के डिटरमिनेंट के डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, तो n अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो मान लो ये सभी n अलग अलग एलिमेंट है, तो माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n बार, तो -1 के पावर n को अलग कर लो, तो ये मिल गया। फिर क्या, अभी x1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो x1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे बॉक्स से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी x1 होगा, और यहाँ जो चौथा बॉक्स होगा, यह माइनस का x1 x2 x3, इसमें भी x1 होगा, पांचवें बॉक्स में भी x1 होगा, छठवें में भी होगा, और nth वाले बॉक्स में भी x1 आता है। ठीक है, कहने का मतलब पहला बॉक्स को छोड़ के x1 सभी में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n-1 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे छोड़ दो, तो n टोटल है, एक छोड़ दो, n-1 टाइम मल्टीप्लाई होगा। x2 के बारे में बात करते हैं, तो x2 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीसरे बॉक्स से, और क्या चौथे बॉक्स में भी है, पाँचवें में भी है, छठवें में भी है, लास्ट वाले में भी है। ठीक है, तो x2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n-2 बार। ऐसे अगर x3 के बारे में बात करें तो कितनी बार मल्टीप्लाई में होगा, वो n-3 बार। ठीक है, और ऐसे ही आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, ऐसे ही सभी आगे बढ़ते रहेंगे। हम डायरेक्टली लास्ट वाले टर्म की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, x के पावर n-1 सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखो x1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सभी में गया था, कहने का मतलब आगे तक सभी बॉक्सेस में गया था, तो हमने क्या किया, x1 को n-1 टाइम मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं गया था। x2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था और सभी में गया था, तो n-2 टाइम मल्टीप्लाई किया। x3 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सभी में गया था, तो हमने इसको n-3 टाइम मल्टीप्लाई किया। लेकिन n-1 यहीं से स्टार्ट हुआ और अकेला है, इसलिए ये क्या आ गया, अकेला आ गया। ठीक है, ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट।